Hello, my beautiful, amazing, wonderful, smart students. Welcome you all to the most informative and interesting biology live session on the wonderful platform of Avanti. So today we are going to learn about counter current mechanism. Before we jump into that, we are going to complete the urine formation process, mechanism of urine formation. Right? I hope now energy is there inside. Yes? Yes. Last class what we had learned? Let us recall ना quickly जल्दी recall कर लेते हैं. क्या सीखा था? ये सीखा था कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता, कहाँ जाता? ग्लोमेरुलस में जाता. इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड वापस जाता. और क्या सीखा था? सिंस ब्लड हार्ट से आता तो प्रेशर ज्यादा होता. एंड दूसरा, इफरेंट आर्टेरियोल पतला था, इसकी वजह से क्या हो रहा था? इधर से ब्लड तेजी से आ रहा, इधर से ब्लड जा नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से प्रेशर बन रहा. एंड वो प्रेशर से बाहर जाना चाहता तो क्या होता? क्या होता? लड़ाई झगड़ा होता. एंड लड़ाई झगड़ा होने से कौन जीतता? द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसकी वैल्यू ज्यादा आई थी, है ना. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उससे क्या हुआ? वो तो ब्लड वेसल में उसका फ्लूइड जो प्रेशर डाला बाहर निकलने के लिए, उसका जो कॉलॉइड पार्टिकल था वो उसको रोकेगा, माइनस इफेक्ट देता है. फिर बाउमेंस कैप्सूल, उसका जो फ्लूइड है वो भी तो इधर लगेगा ना, ऊपर की तरफ, मतलब वो किसी को नीचे नहीं आने देगा, वो भी नेगेटिव था. लेकिन इन टोटल जिसके साथ राम है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राइट. इन टोटल फिर भी कौन पॉजिटिव हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, है ना. ओवरऑल ये प्रेशर आपका पॉजिटिव आया था. रिमेम्बर हमने कैलकुलेट किया था, मैंने बताया था बीसीओपी का कितना वैल्यू था? 30, है ना, 30. फिर आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था? 60. एंड बाउमेन कैप्सूल का प्रेशर कितना था? 20. तो 30 एंड 20 नेगेटिव था ना, तो 30 प्लस 20 50 माइनस करना था 60 से, माइनस किया तो 10 आया था वैल्यू. तो अभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 से ज्यादा था. और इस तरीके से हम सक्सेसफुल हो गए थे ब्लड को फिल्टर करने में. पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. आई होप यू ऑल रिमेम्बर ना. पहला स्टेप क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हो? क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने फिल्टर किया. इनको नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा, भाई हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करते. तो साइज से छोटा तो अंदर जाएगा बाउमेंस कैप्सूल में, साइज से बड़ा है तो वापस जा तू इफरेंट आर्टेरियोल में, वही किया. बट एक चीज हमने ध्यान दिया था कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, क्या वो आए थे? क्या वो आए थे बाउमेंस कैप्सूल में? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, क्या वो आए थे? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, फैट्स, प्रोटीन, नहीं, वो सब नहीं आए थे, है ना. वो सब कुछ छोड़कर आए थे सब कुछ. आयंस वगैरह आए थे, सॉल्ट था, वाटर था, आयंस था, है ना, यूरिया था, ये सारी चीजें थी, यूरिक एसिड था, ये सब था. कूल. बट वो सब नहीं था. इसलिए बताओ, जब बाउमेंस कैप्सूल में आपका ब्लड फिल्टर होके आ गया बाउमेंस कैप्सूल में, आप उसको क्या बोलते हो? बताओ. क्या आप उसको ब्लड बोलते हो? क्या आप उसको यूरिन बोलते हो? क्या आप उसको फिल्ट्रेट बोलते हो? क्या बोलते हो? बिल्कुल सही, एकदम सही. और आंसर चाहिए? बिल्कुल, शाबाश, इट इज फिल्ट्रेट. समझ गया ना यहाँ तक? और बताओ, चलो जल्दी जल्दी रिकॉल ही कर लेती हूँ. हाँ, फटाफट और रिकॉल कर लेती हूँ. किसका डायमीटर बड़ा होता है, एफरेंट का कि इफरेंट का? जल्दी बताएंगे. ए या ई? बिल्कुल सही, इसका डायमीटर बड़ा होता है. शाबाश. और बताओ, हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट कितना? जल्दी बोलने का. धक 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 धक, जल्दी जल्दी जल्दी, धका धक बोलना है, फटाफट, ताड़ाताड़ी. अरे बाबा प्रियांशी, कार्डियक आउटपुट बच्चा, 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट कितना? गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है, गड़बड़ाना भी नहीं है भाई साहब.
एंड मेरी प्यारी बहनें, कार्डियक आउटपुट कितना था? हाँ साक्षी, थैंक यू सो मच। क्या होता है बच्चा पार्टी? 5 लीटर ना, कैसे गड़बड़ हो गया? इस कार्डियक आउटपुट का कितना पार्ट, कितना पार्ट एफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रहा है बताओ? 1 मिनट में कितना लेकर आ रहा है? 1/5 लेकर आ रहा है ना, मतलब कुछ 1100 से लेके 1200 ml। फिर वो 1 मिनट में जब फिल्टर कर देता है तो इस कटोरे में कितना डालता है? इस कटोरे में कितना आता है? 120। साक्षी कितना आता है इस कटोरे में बेटा? ये जो बाउमेंस कैप्सूल है वो बच्चा 125 ml आता है ना। इसी को तो हमने देखा था कि अगर आप एक दिन का देखोगे, एक दिन का देखोगे तो 180 लीटर आता है। 180 लीटर अगर सुसु विसर्जन करने चले गए, पूरा दिन चला जाएगा उसी में, राइट? हमारा यूरिन कुछ होता है 1.5 लीटर्स इन अ डे, मतलब हमें 95% इसको फिर से एब्जॉर्ब करने का। तो इसके लिए हमारा दूसरा स्टेप आने का, एंड दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम देखेंगे कि होता क्या है उसमें। गॉट इट? एक और कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, मतलब अभी भी इफरेंट आर्टेरियोल में कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए था। अभी भी जो इफरेंट आर्टेरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा, उनमें अभी भी कुछ ऐसा दौड़ रहा है, उस रग में, उस खून में अभी भी ऐसा कुछ दौड़ रहा है जो नेफ्रॉन को देना चाहिए था हमें, राइट? है ना? तो वो भी सीखेंगे कि वो होगा कैसे। कूल? तो चलो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अब थियरी बाद में पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगी एक एक लाइन एनसीईआरटी का, डोंट वरी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म, खेला खत्म। अब आगे की खेल पे चलते हैं, आगे की कहानी। हमने देख लिया कि हमारा ये बाउमेंस कैप्सूल के पास फिल्ट्रेट आ चुका है। अब हमें पता है हमें इसे कॉन्सेंट्रेट करना है ना? सारा पानी वानी एब्जॉर्ब करना है, इतना पानी थोड़ी बहा सकते हैं बॉडी से, हमको इसको एब्जॉर्ब करना है। देखो एब्जॉर्ब कैसे करोगे? एब्जॉर्ब बाउमेंस कैप्सूल का सबसे पहला जितना मोड़ना है मोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो। कन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम प्यार से देते हैं, क्योंकि पहले आया ये वाला टिब्यूल, बोलोगे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। गॉट इट? यहाँ आपका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। अभी ऊपर से सीखो कि क्या हो रहा है। मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो गया, क्या समझते हो इससे? मैंने बोला यहाँ रीएब्जॉर्प्शन हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरे पास यहाँ पे जो फिल्ट्रेट था मैंने उससे चीजें को एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं क्या नाम दूं? जल्दी बोलो। क्या मैं बोलूं कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब जो फिल्ट्रेट से हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो हम फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फाइनली आखिर देंगे किसको? सोचो आप, हम किसको देंगे इसे? हवा में तो उड़ा नहीं देंगे ना, इसको वापस जाना चाहिए था किसके पास? खून खून खून। इसको अच्छा है ना, अच्छी चीजों को हमको वापस कहाँ भेजना है? ब्लड वेसल में। मतलब हम इस चीज को यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देने वाले हैं फाइनली? पहला तो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा ना, बीच में कुछ कुछ गैप तो होंगे ही ना, एंड देन आपका ब्लड वेसल्स होगा। याद है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के चारों तरफ, सॉरी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। समझ रहे हो कुछ? यहाँ से कहाँ जाने वाली है चीजें? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। को समझ आ रहा है? जो बच गया, जो बचा कुचा रहा, वो नीचे जाएगा। 70 से 80% तो हो जाता है पीसीटी में, काम खत्म। जो बच गया अभी और मन कर रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का, तो वो लूप ऑफ हिलिंग में जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, एक एक करके फिर सिखाऊंगी।
लूप ऑफ हेनली में जाएगा। लूप ऑफ हेनली पूरा मेहनत कर देगा, पूरी जान लगा देगा उसको कॉन्सेंट्रेट करने में, वहां से चीजों को निकालने में। आखिर वो किसको देगा, सोचो। लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ भी एक ब्लड वेसल हमने पाया, वो कौन था बताओ। जैसा कि पीसीटी के चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज था, वैसा लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ क्या था, बिल्कुल सही, वासा रेक्टा। मतलब हम जो लूप ऑफ हेनली से एब्जॉर्ब करेंगे, पहले तो वो जाएगा इंटरस्टिशियम में, खाली जगह में, स्पेस में, फिर वो इंटरस्टिशियम से कहाँ जाएगा, वासा रेक्टा को दिया जाएगा, फिर वासा रेक्टा अपना रीनल वेन के थ्रू चीजों को लेकर चला जाएगा। समझ रहे हो कुछ। ये आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की कहानी है, ऐसा कुछ होगा। अब सुनो मेरी बात, ये तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ जिसमें हम फिल्ट्रेट से चीजों को लेंगे और ब्लड वेसल्स में डालेंगे। ये हो गया आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। समझ लो, इसी को समझने में बच्चों को कहानियां सुनाना पड़ता है बहुत, तब जाके बच्चे समझते हैं। आप तो इंटेलिजेंट हो ना, सुनने में आया है ना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कूल। तो क्या होगा इसमें, फिल्ट्रेट से हम क्या करेंगे, मतलब फिल्ट्रेट का मतलब कहाँ से, नेफ्रॉन का पार्ट होगा ना, उसको हम पहले बीच बीच में जो जगह होगी इंटरस्टिशियम की हेल्प से उसको कहाँ पहुंचाने वाले हैं, ब्लड वेसल में पहुंचाने वाले हैं। एंड दिस इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन माय डियर, है ना। भेजे में गया ना, बुझ लो पारी। हाँ, सो दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। आगे की कहानी सुनेंगे, चलो सुनते हैं। अरे बहुत इजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एकदम ऐसा वाला चैप्टर होता है, बस ध्यान से सुनो, दिमाग लगाओगे सब समझ आ जाएगा। अब ना, इतनी मेहनत से इसने फिल्ट्रेशन की, राइट, बहुत मेहनत लगा बेचारे को, ऐसा नहीं है कि हवे हवे में सब हो गया, बहुत मेहनत से किया और इफरेंट आर्टेरियोल को चला गया। फिल्ट्रेशन करने आया था वेस्ट का, ऐसा भी हो सकता है कि इफरेंट आर्टेरियोल में अभी भी वेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, इफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के कौन सा रूप लेता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना। पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ जो होगा, इसको आप नाम दे देते हो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसा हो सकता है ना कि हम क्या करेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से जो चीजें हमें नहीं चाहिए, हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। कहाँ, हवा में, ना ना ना, कहाँ, इंटरस्टिशियम में। कहाँ करोगे, इंटरस्टिशियम में करोगे। इंटरस्टिशियम हवा नहीं है, बीच में जो फ्लूइड होगा ना, ऐसा मैंने हमेशा पता है ना, हमें ब्लड वेसल कभी घुसती नहीं है किसी ऑर्गन में, हमेशा चारों तरफ रहती है ना। तो पहले खाली जगह में जाएगा इंटरस्टिशियम में, उसके बाद आपको पता है आगे की स्टोरी, यहाँ पीसीटी होगा, पीसीटी को मिल जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरह पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नीचे की तरफ बढ़ता है, बन जाता है वासा रेक्टा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वासा रेक्टा से भी कोई चीज कहाँ जा रही हो, लूप ऑफ हेनली में जा रही हो। समझ रहे हो कुछ। व्हाट इज दिस, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स we are secreting something into the nephron. From blood vessels we are secreting something into the tubule of nephron and this is tubular secretion. क्या समझ आया, क्या समझ आया, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है। दग 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 फटाफट फौरन सब यस पे क्लिक करेंगे अगर समझ आ गया है तो, एकदम, है ना। अच्छे से सीखते हैं, एक एक करके एनसीईआरटी सीखो। सबको समझ आया है ना। दिस इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक एक चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। हमने इससे ज्यादा सीखा है, लेकिन आपको ये समझ आया होगा।
हमने जो ज्यादा सीखा ना उसी की वजह से आपने इसको अच्छे से समझा, अदरवाइज समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, समझ में ही नहीं आता आपको ये चीज, ये समझ में ही नहीं आता प्रेशर कहाँ से बन रहा है, वो भी हमने समझ लिया प्रेशर कैसे बना है ना, एफरेंट आर्टेरियल बड़ा, एफरेंट छोटा, सबका अलग अलग प्रेशर हमने मेजर करा और फिर देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा था, राइट। अब आ जाओ इसमें, चलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में आ जाओ। विल लर्न इन केस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कि 180 लीटर्स आएगा भाई एक दिन में, तो 99% तो उसको अब्जॉर्ब करेंगे। अब अब्जॉर्ब करेंगे तो नेफ्रॉन से अब्जॉर्ब करना है, तरीका अलग अलग हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव होगा मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम वगैरह का एक्टिव होगा, पैसिव होगा पानी वानी का आपका, है ना, पानी वगैरह पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट भी पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जहां जहां पैसिव मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन नेफ्रॉन में ज्यादा है, तभी तो वो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है और एनर्जी की जरूरत नाको है, एनर्जी की जरूरत इल्ला, राइट। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, व्हाट इज सिक्रीटेड, H प्लस K प्लस अमोनिया, ऐसा नहीं है सिर्फ यही होता है, और भी चीजें होती हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। बताऊंगी मैं और भी चीजें जो होती है ना वो भी बताऊंगी। तो H प्लस K प्लस अमोनिया, इसको हम फिल्ट्रेट में डालेंगे, कहाँ से, ब्लड से। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का और क्या काम है, देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली अगर देखोगे ना तो देखोगे कि हम H प्लस डाल रहे हैं, K प्लस अमोनिया ये सब डाल रहे हैं, तो अमोनिया तो समझता है नाइट्रोजनस वेस्ट है, H प्लस K प्लस का क्या सीन है, वो थोड़ी नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उससे हम क्या करते हैं, आयोनिक एसिडिक बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। H प्लस आपका जितना रहेगा उतना एसिड हो जाता है ना, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एसिड एंड बेस फ्लूइड, ठीक है, गॉट इट। so this is your tubular secretion, कोई डाउट यहाँ पे। now what we are going to learn is function of the tubules, कि प्रोसेस पता चल गया ना कि 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अब हम देखेंगे कि जो ट्यूब्यूल्स है ना, कौन से पार्ट में क्या क्या हो रहा है, पीसीटी में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कितना हो रहा है, लूप ऑफ हेनली में क्या हो रहा है, वो एक एक करके देखेंगे, है ना। कुछ छूट जाएगा अगर एनसीईआरटी का तो प्लीज आप या तो मुझे बता देना या फिर आप ऐड कर लेना, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स कहां से स्टार्ट करें, पीसीटी से स्टार्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो बेसिकली पी सी टी, तो पहले ये देख लो क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा वो देख लो, बताया ना मैंने कितना कुछ रीअब्जॉर्ब कर लेगा, 70 to 80% घपक जाएगा पूरा, 70 to 80% of electrolytes, रीअब्जॉर्प्शन समझ आ रहा है ना, हम उसको ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, कितना 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। लेकिन जो भी काम होता है ना पीसीटी में, जो भी काम पीसीटी में हो रहा है ना, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्टिव प्रोसेस होता है ये। तो सोचो अगर ये एक्टिव प्रोसेस है तो क्या आपको इनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी, सोच के बताना,
मैंने बोला इनको एटीपी की सख्त जरूरत है, तो अगर एटीपी की जरूरत इनको ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल सही। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इनके पास ज्यादा होगा। आपको पता ही है, बताया मैंने, सोडियम का हो गया, अमाइनो एसिड का हो गया, राइट? ये सब ग्लूकोज, सोडियम, अमाइनो एसिड। सी, बहुत सारे तरीके हैं एब्जॉर्प्शन के, बट मैं सिर्फ एनसीईआरटी बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे से दैट सोडियम, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? एक्टिवली हो रहा है। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अगर मैं Na+ को एब्जॉर्ब कराती हूँ, Na+ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव के साथ साथ मैंने Na+ को एब्जॉर्ब करा लिया, तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव खुद अट्रैक्ट होता है कि नहीं? सोचो, Na+ के साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होने वाला आयन कौन है? Na+ के साथ। बिल्कुल सही। तो हाँ, बिल्कुल सही। इन लोगों का तो एक्टिव चल गया। अगर कोई पूछे Cl-, Cl- कैसे जाता है, जल्दी बताएंगे? या एनायन अगर बोले कोई, नेगेटिव चार्ज एनायन Cl-, तो वो जाते हैं डिफ्यूजन से, है ना? जहां जहां जैसे जैसे पॉजिटिव जाएगा ना, उसके पीछे पीछे वो चिपक के चले जाएंगे। गॉट इट? तो जनरली आपका जो कैटायन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, मान लो कैल्शियम, सोडियम, ये सब एक्टिवली हम भेजेंगे, उनके साथ साथ नेगेटिव खुद से चले जाएंगे। समझे? कूल? सो दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनली। आगे बढ़े। हाँ अनुमान, बोल सकते हो क्लोराइड शिफ्ट, बट एक्चुअली दैट क्लोराइड शिफ्ट we talk about that in body fluids ना, सीखा है हमने ना क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट मैंने पढ़ाया है ना रिस्पिरेशन में पढ़ाया था, राइट? जब आपका SCO3- जब उसको आरबीसी से बाहर आना था तो नेगेटिव बाहर आया था, तो नेगेटिव को हमने एक अंदर किया था, दैट वाज क्लोराइड शिफ्ट। ऐसे ही बोल सकते हो क्लोराइड शिफ्ट। वहां पे भी क्लोराइड शिफ्ट बोला, यहाँ पे भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा देखो ये पॉजिटिव के साथ साथ जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोराइड उसके साथ साथ गया, राइट? तो व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज, हमने क्लोराइड शिफ्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। देयर वी हैड लर्न पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट एंड नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। याद है ना अनुमान? भूल गए क्या? बोलना मत कि भूल गए। नहीं भूले ना? हाँ ठीक है, चलो। तो दैट वाज पीसीटी। चलो आगे बढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनली का कहानी सुनते हैं। लूप ऑफ हेनली, तो लूप ऑफ हेनली का आपका दो पार्ट है ना, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग में भी पता है ना, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा थिक होता है, एंड देन नीचे वाला पार्ट थिन होता है। सिमिलरली ओवर हियर आपको वैसा ही मिलेगा। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, राइट? ऊपर का पार्ट थिक होता है एंड नीचे का पार्ट थिन होता है। थिक एंड थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। तो पहले हम बात करते हैं डिसेंडिंग वाले की, पहले हम बात करेंगे नीचे वाले की। तो पीसीटी से अब चीजें कहाँ आ रही है? लूप ऑफ हेनली में आ रही है। पीसीटी से चीजें कहाँ आ रही है? लूप ऑफ हेनली। कौन वाले में? डिसेंडिंग में। कहाँ आ रही है? डिसेंडिंग में। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, हम सीख रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन
इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। समझ गया ना? अब सुनो, आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो होता है इम्परमिएबल टू आयंस एंड परमिएबल टू वाटर। ध्यान से सुने मेरी बात को। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू आयंस। कुछ समझ आया? परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, तो क्या होगा? क्या होगा परमिएबल टू वाटर है तो? इट विल कम डाउन, राइट? इट इज कमिंग। परमिएबल टू वाटर मतलब आपके फिल्ट्रेट से और क्या एब्जॉर्ब होगा? आपके फिल्ट्रेट से और क्या एब्जॉर्ब होगा? और भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, और भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो परमिएबल टू वाटर है, लिखा है ना? मैंने पतले वाले पार्ट में लिखा है कि वो परमिएबल टू वाटर है। ये मोटे वाले की कहानी क्या है? द थिक सेगमेंट, डिसेंडिंग सेगमेंट, थिक वाला, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी क्या है? ये है कि वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है। दिस इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। यहाँ कुछ आना जाना रास्ता नहीं है, बंद है रास्ता, ठीक है? दिस इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। दूसरे कलर से करूंगी तो शायद दिखेगा अच्छे से। इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे तो एज इट इज वो आ रहा है। नीचे वाले सेगमेंट में क्या हुआ? नीचे वाले सेगमेंट में वाटर और एब्जॉर्ब हो गया, वाटर और भी ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया, राइट? वाटर और भी ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया। तो बताओ, आपने वाटर को फिल्ट्रेट से और एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि ये कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट है? अगर मैं इसको बोलूं कि ये कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट है, कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, तो क्या ये गलत है? सोच के बताना। अगर मैं इसको बोलूं कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, नहीं है ना? समझ गए? अब चलो आगे बढ़ते हैं, एसेंडिंग की तरफ चलते हैं। हमने पानी खूब एब्जॉर्ब कर लिया। हमने जब पानी खूब एब्जॉर्ब किया, आपका जो एसेंडिंग वाला पार्ट है ना, वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, वो पानी को नहीं पास करेगा। इट इज व्हाट? इम्परमिएबल टू वाटर। इट इज दिस ascending part। क्या नेचर होता है इसका? वाटर के लिए इम्परमिएबल है ये, इम्परमिएबल टू वाटर। अब ध्यान से सोचो दिमाग से, हमने पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो पानी एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ? वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। मतलब क्या अब हम कुछ सॉल्यूट यहां से निकाल सकते हैं? वो कॉन्सेंट्रेट हो गया ना। एनीवे आप पानी तो निकाल नहीं सकते, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो आप क्या निकालोगे यहाँ से? अब सॉल्यूट। तो ये वाला जो पार्ट इतना ज्यादा सॉल्यूट हो गया ना, आपने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है यहाँ पे। तो क्या होगा? आराम से आप क्या एब्जॉर्ब करोगे? NaCl। क्या एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे? NaCl। ध्यान से सुनो, आपने NaCl एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया ना, धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे आप NaCl एब्जॉर्ब करोगे, फिर से धीरे धीरे क्या होगा? सॉल्यूट कम होने लगेगा फिल्ट्रेट में। जैसे जैसे सॉल्यूट निकालोगे, फिर से वो क्या होने लगेगा? सॉल्यूट कम होने लगेगा। तो क्या मैं इसको बोलती हूँ, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है? क्या मैं इसको बोल सकती हूँ डाइल्यूटिंग सेगमेंट है?
क्या ये मेरा कहना गलत होगा अगर मैं इसको डाइल्यूटिंग बोल दूं तो? क्योंकि आप इससे सॉल्यूट निकाल रहे हो ना, डाइल्यूटिंग सेगमेंट, सही है ना? तो सुनो फिर से एक बार, आपने पूरा एब्जॉर्ब किया तो सॉल्यूट बन गया, जिसकी वजह से आपने इजीली NaCl को एब्जॉर्ब कराया पतले वाले सेगमेंट से। ये तो एकदम इसका पत्ता साफ है, दिस इज डिफ्यूजन, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा था NaCl का, तो इजीली वो ज्यादा से कम की तरफ आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो डाइल्यूट होने लगेगा, क्योंकि आपने सॉल्यूट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया था। ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से इसको क्या होगा, अब डाइल्यूट अगर हो भी रहा है तो क्या आप पानी ले सकते हो यहाँ से? सोचो तो, कैन यू एब्जॉर्ब वाटर? इट इज impermeable to water. So can you absorb water here? Can you reabsorb water? Loop of Henle? Having said that, descending is ना भी dilute कर ले, ये पानी को पास करेगा क्या? सोचो ना, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो भाई, बोलो। हाँ प्रियंका, ascending part is impermeable, वही तो बोल रही हूँ। This is the ascending part. It is impermeable to water. Descending क्या था? Descending permeable to water था। Descending was permeable to water. और ascending क्या है? Impermeable to water. तो यहाँ पे आप पानी को तो पास कर ही नहीं सकते ना, एक ही सोल्यूशन है कि NaCl को एब्जॉर्ब करो, NaCl एब्जॉर्ब होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे तो आराम से NaCl एब्जॉर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था, NaCl ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन डाइल्यूट होना था, डाइल्यूट होने के बाद भी आप NaCl एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो सोचो यहाँ पे आपका कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एक्टिव या पैसिव? सोचो, एक्टिव या पैसिव? हो कहाँ हो सब? नुमान, अविराल, एक्टिव हो ना? बिल्कुल सही प्रियंका, इट विल बी एक्टिव। कूल। So this is how reabsorption takes place in loop of Henle. हाँ यस मैम आकांक्षा, समझे? तो लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग वाला पार्ट, जो थिक वाला होता है ना, थिक वाला पार्ट वो नियरली इम्परमिएबल होता है, कुछ नहीं करता। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट पतला वाला होता है वो वाटर का परमिएबल होता है, तो आराम से वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, उसकी वजह से आपका फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। देन सॉल्यूट बढ़ जाएगा, अगर सॉल्यूट बढ़ गया तो सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करिए, एक तो ये हो गया। दूसरा तो ये तो इम्परमिएबल टू वाटर भी है ना, चाहे जो कर लो वाटर पास नहीं होगा, तो आराम से NaCl यहाँ पे हो गया रीअब्सॉर्ब डिफ्यूजन से। लेकिन जब ऊपर गया तो इसको कठिनाई महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट हो रहा था ना, आप सॉल्यूट निकाल रहे थे, अब उसको मन कर रहा है पानी निकालने का, लेकिन आप कर नहीं सकते ऐसा, क्योंकि ये इम्परमिएबल ही जाएगा लेकिन एक्टिवली जाएगा, राइट? So this is your loop of Henle का function. I hope it is clear. Reabsorption in loop of Henle. Clear है ना? चलो, अब loop of Henle के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? Reabsorption in, बोलो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? नहीं समझा तो समझो मतलब, है ना? यहाँ पे कुछ कुछ चीजें सिक्रीट होकर काम करेंगी। जैसे मान लो जब ADH सिक्रीट होगा ना, घबराओ मत, समझाऊंगी पूरा बाद में। जैसे ADH जब सिक्रीट होता है ना, ADH, तो आपका DCT में क्या होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन।
उसी तरह जब एल्डोस्टेरॉन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका Na+ विल बी एब्सॉर्ब्ड और रीएब्सॉर्ब्ड, है ना, Na+ विल बी रीएब्सॉर्ब्ड। तो कुछ समझ आ रहा है? सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स। जब ADH सिक्रीशन हो, जब एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन हो, तभी जाके DCT में कुछ रीएब्सॉर्प्शन होता है, तभी जाके DCT में कुछ रीएब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, आपका क्या बच गया? DCT के पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बच गया एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। रीएब्सॉर्प्शन in collecting tubules and what? Collecting duct। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी अपने आप नहीं होगा। जब ADH होगा, in the presence of ADH, water will be absorbed, water reabsorption. Here you also get small amount of urea reabsorption. Small amount of urea reabsorption. हम थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दो हमें इसको बाहर भेजना होता है बॉडी के, बट स्टिल हम थोड़ा सा यूरिया रीएब्जॉर्ब करते हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी मतलब ज्यादा सॉल्यूट रहे थोड़ा, ठीक है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। दिस इज द रीएब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। इसके बाद आप कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट है, आप इसको क्या बोलोगे? अब इसका नाम क्या दोगे? पूरा रीएब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट मिला, क्या उसको फिल्ट्रेट अभी तक बोलते रहोगे? नाउ यू विल कॉल इट एज यूरिन। अब आप इसको यूरिन बोल सकते हो इन द कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट ऑनवर्ड्स आप उसको यूरिन बोल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अगर सिक्रीशन की बात करें तो, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अगर मन कर रहा है तो पहले रीएब्जॉर्प्शन देख लो, फिर आपको सिक्रीशन दिखाती हूँ। देखो ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पे ये PCT हो गया। जितना एरो इधर दिखा रहे हैं ना, मतलब हम फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जो एरोज है, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही थी मैं? ऊपर के एरो रीएब्जॉर्प्शन के हैं, जितने ऊपर वाले दिखा रहे हैं ना ऐसे ऐसे, सब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब क्या क्या? PCT है, ये DCT है, ये आपका लूप ऑफ हेनली है, दिस इज लूप ऑफ हेनली, एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके चलो आगे बढ़े, पहले रीएब्जॉर्प्शन देख लो। बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब रीएब्जॉर्ब हुआ। एक्चुअली ये आपका पोटेशियम है ना, ये जो पोटेशियम है इसको यहाँ लिखना नहीं चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपका पोटेशियम ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, तो ये आपका करेक्ट है। ये सब आपका रीएब्जॉर्ब होगा, पानी, न्यूट्रिएंट्स, NaCl, बाइकार्बोनेट, PCT में 70 से 80% पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। गॉट इट? चलो, हो सकता है कुछ पोटेशियम भी एब्जॉर्ब हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है कि होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। DCT में क्या सीखा था हमने? DCT में क्या सीखा था? वाटर एब्जॉर्प्शन होगा कब? जब आपका ADH, एल्डोस्टेरॉन ये सब रिलीज होगा, तब जाके आपका वाटर, सोडियम, और पता ही आपको जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो उसके पीछे पीछे क्लोरीन भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट सब एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब आ जाओ इधर लूप ऑफ हेनली में। तो नीचे वाला ये जो लूप ऑफ हेनली है उसमें क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्सेंट्रेटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्सेंट्रेटिंग यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। जैसे ही इधर आओगे देखोगे कि NaCl एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहां से भी देखो NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस सेगमेंट को क्या बोलोगे? डाइल्यूटिंग यूनिट। क्या बोलोगे? डाइल्यूटिंग यूनिट। गॉट इट? फिर तो कहानी DCT की हमने सीख ली। फिर कलेक्टिंग डक्ट में देखो क्या बोला था मैंने, कुछ पानी एब्जॉर्ब हो रहा है एंड कुछ यूरिया हो रहा है। ध्यान से सुनो चिरंजीव, क्या बोला था मैंने? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। देखो यूरिया एब्जॉर्ब हुआ ना, यूरिया सॉलिड होता है ना बच्चा पार्टी, यूरिया सॉलिड है ना? सॉलिड है कि नहीं है? लिक्विड है क्या? यूरिया इज सॉलिड, राइट? तो अगर मैं सॉलिड को यहाँ पे रखूं, अगर मैं थोड़ा सा सॉलिड को यहाँ पे रखूं इंटरस्टिशियम में, इसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं, जो खाली जगह है ना, इंटरस्टिशियम। दिख रहा है ना? समझ गया ना? दिख तो अच्छे से नहीं रहा बट समझ गए होगे। तो इंटरस्टिशियम में मान लो मैंने NaCl को मान लो मैंने यूरिया को रखा, इंटरस्टिशियम में मैंने यूरिया रखा और इधर से आपका NaCl भी आ रहा है, दोनों ही सॉल्यूट है ना। तो सोचो बाहर अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हमें यूरिन में फिल्ट्रेट से हमें पानी एब्जॉर्ब करने में इजी होगा कि नहीं? फिल्ट्रेट से हमें वाटर एब्जॉर्प्शन करने में इजी होगा या नहीं? अगर मैं यहाँ सॉल्यूट बहुत ज्यादा कर दूं तो फिल्ट्रेट से वाटर एब्जॉर्ब करना इजी होगा कि नहीं? सोचो, सोच रहे हो भाई? बोल दो कुछ, नहीं समझ रहे हो क्या? अगर मैं बाहर का सॉल्यूट ज्यादा रखूं तो ऑब्वियसली वो पानी ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेगा ना। तो यही है मतलब इसका चिरंजीव। मैंने बोला था ना इट मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी, यही मतलब है। हम थोड़ा सॉल्यूट को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं ताकि हमें वाटर एब्जॉर्ब करने में इजी हो, ताकि हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सके ज्यादा से ज्यादा। दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इतना सीख लिया? चलो अब ट्यूबुलर सिक्रीशन सीखते हैं। ये वाला जो एरो है ना बच्चा पार्टी, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है कि ये हम इंटरस्टिशियम से, मतलब ब्लड से इंटरस्टिशियम के थ्रू हम टिब्यूल में इसको डाल रहे हैं, हम फिल्ट्रेट में इसको डाल रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट? तो देखो पीसीटी में क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं? H+, अमोनिया। We also secrete K+. It's not like only H+ and ammonia. If you check out your book, है ना, बुक जब देखोगे तो वहां लिखा है H+, अमोनिया, K+, ये सब हम फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर रहे हैं। उसी तरह DCT की भी सेम कहानी है, H+, K+, अमोनिया सब हम DCT में सिक्रीट कर रहे हैं। Got it? That is the secretion. तो अगर आप सिक्रीशन ध्यान से देखोगे ना तो आपका पूरा सिक्रीशन एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है आपको दिखा? पूरा सिक्रीशन एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है आपको दिखा? आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे हुआ? पीसीटी एंड डीसीटी में कुछ दिख रहा है? ऑलमोस्ट ओवरऑल सिक्रीशन आपका कहाँ हुआ? पीसीटी एंड डीसीटी में। समझ रहे हो ना कहाँ पे हुआ सिक्रीशन? हमने पीसीटी में और डीसीटी में डाल दिया उसको। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगे इसके चारों तरफ, है ना, वो इंटरस्टिशियम में भेजा और इंटरस्टिशियम से पीसीटी को भेजा, उसी तरह यहाँ पे भी डीसीटी को भेजा। ओके, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। किसी को